Students, today we will discuss about topics of the chapter 1 for class 12, that is electric charges and field. In this chapter we will study the topic is Coulomb's law. If the two charges are given, then if they are of opposite in nature, it means if one charge is positive and second charge is negative, then there is a force of attraction, and if both are the same charges, then are force of repulsion. But how much force of attractions or repulsions are there? This concept, this laws is given by the Charles Einstein's de Coulomb's. इन्होंने बताया कि अगर कोई दो चार्ज है और अगर वो सेम नेचर्स के हैं, अर्थात आइदर दे आर पॉजिटिव आइदर दे आर नेगेटिव और दे आर नेगेटिव, सो वी कैन से दैट देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लेकिन वो कितना, आई डोंट नो. अगर उनके बीच के डिस्टेंस को घटा बढ़ा दिया जाए तो ये कितना फोर्स पर इफेक्ट पड़ेगा. तो इन्होंने क्या कहा, सपोज कर लेते हैं कि इन्होंने एक चार्ज लिया. सपोज कर लेते हैं द चार्ज ऑन दिस is 2 coulomb and there is a second charge, suppose there is 4 coulomb is charge also present on the second body. If they are of positive, so we can say that there is a repulsion force. तो इन्होंने देखा कि how much force is there. तो यहाँ पर ये देखा कि अगर इस फोर्स को मैं, अगर इस चार्ज को मैं बढ़ाता हूं तो फोर्स क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है. अगर इस चार्ज को मैं इंक्रीज करता हूं, इस चार्ज की वैल्यूज को मैं बढ़ाता हूं, तो जैसे जैसे मैं चार्ज की वैल्यू बढ़ाऊंगा फोर्स की भी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी. अगर मैं इस चार्ज को भी बढ़ाता हूं, उसकी वैल्यूज को बढ़ाता हूं, 4 कूलम से 5 कूलम 6 कूलम 7 कूलम करता हूं, तो भी फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है. तो कितना बढ़ रही है, क्या इन दोनों के सम के इक्वल बढ़ रही है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल बढ़ रही है. तो जब इसका कैलकुलेशन किया गया, इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, तो पाया गया कि अगर सपोज कर लेते हैं इस पर चार्ज क्या है, Q1 है, और इस पर चार्ज क्या है, Q2 है, तो अगर आपने Q1 को बढ़ाया तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1, अर्थात चार्ज की वैल्यूज बढ़ाने पर फोर्स बढ़ रहा है. इसी तरह से अगर इस चार्ज को आप बढ़ाते हो तो ये देखा गया कि ये फोर्स क्या होता है, आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q2, क्योंकि चार्ज की वैल्यूज बढ़ाने पर फोर्स बढ़ता जा रहा है. फिर उन्होंने ये देखा, क्या ये फोर्स इन दोनों के सम के बराबर बढ़ रहा, नो. अगर इस पर 2 कूलम चार्ज है, इस पर 3 कूलम चार्ज है, तो F 3 + 2 5 कूलम नहीं होगा. हाँ, लेकिन एक चीज पाया गया कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो इनके ऊपर जो चार्जेज हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है. इट मींस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 3 जा 6. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट Coulomb's said that the force of attractions or repulsions between those charges is the product is they directly proportional to their products. अब पता ही इसके बीच अगर डिस्टेंस है तो उसके डिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा. अगर दो चार्ज यहाँ है तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है वो कितना है. अगर इनके बीच का डिस्टेंस मैं इंक्रीज करता हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. अगर मैं इनके बीच की दूरी बढ़ा देता हूँ तो फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो उन्होंने देखा कि अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है अगर उसको मैं इंक्रीज करता हूं देन फोर्स इज रिड्यूसेस. और वो किस हिसाब से रिड्यूस करता है, इनके बीच के जो डिस्टेंस हैं उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. सो Coulomb said we can say that according बच्चों कूलम्स ने क्या कहा कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, यहां इंट्रैक्शन मीन्स व्हाट, दिस इज मे बी अट्रैक्शन और रिपल्सन.
अगर दोनों सेम चार्ज हैं तो अट्रैक्शन, अगर दोनों सेम चार्ज हैं तो रिपल्सन, अदरवाइज अट्रैक्शन। Between two charges is directly proportional to the product of individual charges and inversely proportional to the square of distance between them। कहने का मतलब यह है कि अगर एक चार्ज ये है और उस पर आप इसका चार्ज Q1 है और दूसरी बॉडी ये है, अगर इसका चार्ज क्या है Q2 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है R है, देन अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, according to the Coulomb's law, F is directly proportional Q1 and Q2 and F is directly proportional 1 upon R square. According to the Coulomb, the product of individual charges, this is directly proportional and inversely proportional to the squares of distance between them. So we can write F is inversely proportional to R square. Now when we combine these two equations, we get F is directly proportional Q1 Q2 upon R square. बच्चों फिजिक्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो जब इसको हटाओगे तो आप एक कांस्टेंट लाओगे C, दैट इज Q1 Q2 by R square. What is C here? Here C is called Coulomb's constant. Coulomb's constant. C को यहां पर कूलम कांस्टेंट का नाम, दिस इज डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द मीडियम बिटवीन देम। इन दोनों चार्जेस के बीच किस तरह का मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। ये देखा गया कि इफ द मीडियम between these two charges are air or vacuum, so for air or vacuum, C is equal to near about 9 into 10 to power 9. What is the unit here? Newton into meter square by coulomb square. Newton meter square by coulomb square. For free space, it is found that for free space the value of C is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. What is epsilon naught is here? Absolute permittivity. Absolute permittivity. Permittivity means वो परमिट करता है, परमिट वर्ड से बना है परमिटिविटी। अगर हम इसके बीच कोई मीडियम रख देते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस उन दो चार्जेस के बीच है वो किस तरह से परमिट करता है वो मीडियम, उस बेस पर इसको कहा गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो चूंकि अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं तो C की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो द कूलम्स लॉ कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q1 Q2 by R square. Now, what is the definition of this permittivity? It is the characteristics of the medium which can affect the force between them. Permittivity क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बतलाती है कि इन दोनों, जो अफेक्ट करती है इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्सेस लगते हैं। सो permittivity एप्सिलॉन m, पढ़ते क्या है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन m means permittivity of a medium. Epsilon naught means permittivity of a free space. So we can say that the force of attraction or repulsion between two charges, if the medium between them is air or vacuum, is F naught is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. If there is insertion of any medium between the two point charges,
then the force of attraction, if any medium is present, can be written as 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. Here not epsilon naught, that is epsilon m. It means permittivity in any medium, and this represents permittivity in a free space or vacuum. Now we want to find out value of epsilon naught. Since for free space we have replaced C is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, and it is calculated the value of C is equal to 9 into 10 to the power 9, 1 upon 4 pi epsilon naught. The value of pi is here 22 by 7. Then what is the value of epsilon naught? तो 7 तो ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन को इधर कर दो, ये हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 9 इंटू 10 to the power 9. What happened? When you solve this, you get 0.00885 into 10 to the power 9 ऊपर चला जाएगा, minus 9. What happened? 8.85 into 10 to the power 123 means minus 12. This is the value of epsilon naught. Now, what is their units? It is Coulomb square, Newton minus 1, meter minus 2. Okay, this is the value of epsilon naught. Dimension of epsilon naught. By this formula, you can write the value of epsilon naught is equal to, that is q1 q2 upon 4 pi f naught r square. What is the dimension of charge? Now this charge is 80. Since q2 is also same dimension, 4 pi is constant. What is the dimension of this? ma, that is mlt minus 2, and their distance is l2. Distance का होगा l, l2 होगा. When you have solved, you get m minus 1. देखो l1 and 2. l is minus 3. What happened about t? T square is here and t square is here. So you get t per min plus 4 e2. This is the dimension. This is the force between two charges when the medium is present between them is air or vacuum, and this is the force of interaction between two charges when any medium is present between the two charges. What is epsilon naught? Epsilon naught is the permittivity of free space. What is epsilon m? Permittivity of a medium. What happen if you have divided these two equations? Suppose this equation number 1 and this is an equation number 2. So on dividing 1 by 2, we get f naught by fm is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square by 1 upon 4 pi epsilon m q1 q2 by r square. This will be cancelled out. 1 upon 4 pi, 1 pi upon 4 pi is cancelled out. What you get? Epsilon m upon epsilon naught. This is f0 upon fm. Here this ratio, here what is the epsilon m? Or you can write this permittivity of a medium, and this is permittivity of
फ्री स्पेस। अब देखो किसी मीडियम का अगर एयर के रिस्पेक्ट में मैं अगर परमिटिविटी फाइंड आउट करता हूं, सच टाइप्स ऑफ परमिटिविटी इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। सो वी कैन राइट दिस इज एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। हियर एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड relative electric permittivity, and the other name and also called dielectric constant, that is K. So we can say that epsilon can be written as capital K. This is represented by capital K. So what happen when, so from this equation we can write this K is equal to F naught by Fm is equal to epsilon m upon epsilon naught. So we can write that epsilon m is equal to k epsilon naught. Here the value of k is equal to f naught by fm. It means this can write force between the two charges in air. So we can say that force in air by force in medium. What happen if between the two charges there is only air is present? So we can say that from this formula, since k is equal to epsilon m upon epsilon naught, if you put here there is no medium, between the two charges, then you can replace this epsilon m by epsilon naught. अगर दोनों चार्ज के बीच मीडियम एयर ही है, then why we put the value of k is equal to epsilon m? We replace this by epsilon naught. So then what happened? The dielectric constant of a medium is 1 when the medium between the two charges are air or vacuum. On the basis of this, we can say that if we put any other medium between the two charges, the value of k is always greater than 1. For any medium, the dielectric constant is always greater than 1. It means the lowest value of dielectric constant is 1, and for any medium the value of k is greater than 1. It is found that for hydrogen, if you put the charge between if you put the medium between these two charges is hydrogen, then it is found that the dielectric constant is 1.00026. तो ये 1 से अधिक हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह से अगर आप कोई मीडियम और रख देते हो, अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच आप वाटर फुलफिल कर देते हो, तो इनका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की वैल्यू हो जाएगी वाटर के लिए k वाटर that is near about 81. So these are the concept of the Coulomb's law. Thank you.